बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के पार्ट 3 में ग्रुप ऑफ पीरियड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मोज़ले के अकॉर्डिंग यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पीरियड और ग्रुप में, तो पीरियड के लिए हमेशा याद रखें हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे कि पीरियड द वर्ड इज लेफ्ट टू राइट, और अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप के लिए टर्मिनोलॉजी होगी अप टू डाउन। ये डिफरेंस नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें पीरियड की तो टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और जो ग्रुप है वो आपके 18 हैं। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि बोर्ड के एग्जाम में अगर एनी 3 डिफरेंस 5 डिफरेंस पीरियड और ग्रुप आता है तो कहीं पे भी आपको ये 2 डिफरेंस नहीं लिखनी है। डिफरेंस नहीं है, ये केवल एक प्रॉपर्टी है कि जो आपको पता होनी चाहिए कि पीरियड किसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल में और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं और ग्रुप क्या है और ग्रुप कितने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब जरा सा एक चीज ध्यान दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं आपको कोई भी हम लोग जब केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे तो आपको क्या याद रखना, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। एक एग्जाम्पल पीरियड का और एक एग्जाम्पल ग्रुप का मैं हर बार डिस्कस करूंगी, वो कॉमन, वो आपको लर्न करते हुए चलना। ठीक है, अब अगर जब भी मैं पीरियड की बात करूंगी तो पीरियड में मैं एक एग्जाम्पल लूंगी। अगर हम पहला करेक्टर ले लें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी ले लें, तो वो एग्जाम्पल सब में आप लिखिए पड़ेगा। तो कौन सा है पहला एग्जाम्पल? हाई, ये आपने लिया लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, और ये आपको याद रखना है इनका एटॉमिक नंबर एंड कॉन्फिगरेशन। ये बेसिक चीजें हैं, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग यही कर लेते हैं ताकि सारी चीजें समझ में आए। दिस इज 2n1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7। अब अगर हम बात करें ग्रुप की तो ग्रुप में कितने आ जाएंगे? ग्रुप में कंडीशन बात करें तो आपका एक एग्जांपल है फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जिसमें इन प्रॉपर्टी के बारे में कोई जरूरत नहीं है आपको, बस आपको ये एग्जांपल के फॉर्म में याद करना है। जबकि हम कंपैरिजन करेंगे तो केवल पोटेशियम का करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का जो पार्ट है केवल 20 एटॉमिक नंबर को माना जाता है। ठीक है, ये अब आ गया हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, 1, 2n1, 2h1 एंड 2h1। ये मैंने टोटल कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब आ जाइए सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी की जो बात कर रहे हैं वो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो शेल में, वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। तो अब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये मेरा आउटर मोस्ट ये है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट 3, 4, 5, 6, 7। तो कॉमन आपको दिख रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यानी इन अ पीरियड आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं रेगुलर। ठीक है, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड इंक्रीजेस। अब रीजन है कि इंक्रीज होने का रीजन आपके पास क्या है, तो हर में आपको रीजन पता होना चाहिए। तो सिंपल रीजन है बिकॉज outermost number of electron increases। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है? नहीं। अगर फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड ग्रुप का मेंबर है तो 2, ग्रुप 13 तो 3, ग्रुप 14, 4, ग्रुप 15, 5, ग्रुप 16, 6। मतलब ये फिक्स्ड पैटर्न, इसमें चेंजेस नहीं होगा। एक ही ग्रुप के मेंबर के सभी इलेक्ट्रॉनों के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। तो यहाँ पे अब हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी होगी वो क्या होगी? सेम ग्रुप में। रीजन क्या है? बिकॉज आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेम ग्रुप always
ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर ग्रुप सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, वो डिफरेंट नहीं होंगे, सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पे हम वैलेंसी की। वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी क्या है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। हर बच्चों को ये चीज दो जो टॉपिक हैं ये बहुत कॉमनली ये सबको पता होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइडेड द वैलेंसी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे वैलेंसी +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1। तो अब हम जैसे जैसे अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो वैलेंसी भी चेंज होगी। तो वैलेंसी की देखिए क्या हो रही है, पैटर्न आ रहा है, इट विल बी अ फॉर्म ऑफ इंक्रीजेस। तो पीरियड की अगर हम बात करें तो वैलेंसी के लिए जो वर्ड यूज होगा, तो वैलेंसी आर इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस स्लाइडली। स्लाइडली मतलब एक सडन टाइम ड्यूरेशन पे, यानी यहाँ की बात करें, अगर मैं बोरॉन और कार्बन के बीच की बात करूं तो यहाँ +3, ये है -4, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी होती है स्लाइडली डिक्रीजेस, यानी सिर्फ एक सडन टाइम ड्यूरेशन पे ही वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वैलेंसी इंक्रीजेस इन अ पीरियड, स्लाइडली डिक्रीजेस, चाहे आप रीजन ब्रैकेट में लिख दीजिए, ग्रुप 13 टू ग्रुप 14। अगर ग्रुप आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी सेकंड वीडियो में आप आराम से ग्रुप कैसे डिफाइन होती है वो आप देख सकते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ग्रुप 13 टू 14 में क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो पीरियड में डिस्कस था, स्लाइटली डिक्रीजेस। अब हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्योंकि आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसलिए हमारी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। तो वैलेंसी, अगर हम यहाँ पे वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी सेम, रीजन सेम, आपको यही रीजन उठा के लिखी ना, बिकॉज आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अब ये जो टॉपिक है अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार पॉज करके देखिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग साइज की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप और पीरियड में साइज के बारे में। मैं आपको पहले एक चीज बता दे रही हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आपका साइज के फॉर्म में आए, रेडियाई के फॉर्म में आए, आयनिक रेडियाई के फॉर्म में आए, सबका रीजन, ठीक है, और नेचर एक ही जैसा होगा, चाहे वो पीरियड की बात करें चाहे ग्रुप की बात करें। तो आयनिक की कंडीशन में चाहे मैं साइज की बात करूं या हाफ बात की बात करूं, सब में नेचर एक जैसा होगा। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज, अगर एटम्स की साइज की बात करें तो वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। जब मैंने उसको कट किया तो वो मेरी रेडियाई हुई। अगर ये मेरा एक पेन है, मैं इसकी साइज की बात करूं तो यानी ये पूरी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूं, पूरी, ठीक है। बट अगर मैं रेडियाई की बात कर रही हूँ तो यानी मैं इसका हाफ पोर्शन ही लूंगी, ठीक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीरियड। तो पीरियड में पहली चीज समझिए कि साइज क्या है। साइज का मतलब हो गया, अगर मेरा ये एक एटम है और इस एटम की टोटल वैल्यू हम ले न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेड साइज। और अगर इस साइज को मैं हाफ कर दूंगी, डायमीटर इज कॉल्ड द साइज, और अगर इस डायमीटर्स को मैं हाफ कर दूं यानी चेंज इन रेडियाई, यानी इसको मैं इतना कर दे रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा रेडियाई कहलाएगा। अब अगर हम बात करें साइज की तो पहले जरा ध्यान से देखिए इस कंडीशन को। ये मेरा हो गया, मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर दे रही हूँ इसको हाफ स्ट्रक्चर के फॉर्म में, पूरा नहीं बनाना। ये मेरा 1, ये हो गई मेरी 2 ऑर्बिट, ये भी 2 ऑर्बिट। देखिए ऑर्बिट कितनी है, ये मेरी सबकी सब शेल कहूँ या ऑर्बिट कहूँ, बोथ आर द सेम। ये मेरी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे भी हो गई मेरी 2, ये भी हो गई 2, ये भी 2, this one is also a 2। अब सब जगह मेरी रेडियाई कितनी आ रही है या साइज कितना आ रहा है, सब जगह क्योंकि 2 है, तो 2 है यानी कि क्या साइज सेम होती है, नो। अब जरा सा क्यों नहीं सेम होती, जरा सा चेक करिए आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है। अब आप एक कॉमन एग्जांपल समझिए, अगर मेरे पास एक चॉकलेट है, वो चॉकलेट 1 लोगों को जा रही है तो वो पूरी चॉकलेट खाएगा। यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट में 1 पर्सन है, 1 पर्सन के पास 1 शेल है, मतलब 1 ऑर्बिट है, तो वो 1 के पास गई तो ज्यादा पार्ट होगा। बट अगर वही चॉकलेट 7 पर्सन में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ 7 पे डिवाइड हो रही है, तो यानी जब 7 में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो उसके पास पार्ट क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो सेम एज कंडीशन साइज रेडियाई या आयनिक रेडियाई की बात करें तो जो साइज है या रेडियाई है जो आपकी, वो क्या होगी, डिक्रीजेस इन अ पीरियड। रीजन क्या है, बिकॉज आउटर
outermost number of electrons are increases. Simple reason. दो रीजन हम कह सकते हैं. अगर outermost number of electrons increase हो रहा है तो इसका मतलब है प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा होगा. जैसे जैसे प्रोटॉन, यहाँ पे 7 का होता है कि 7 प्रोटॉन फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे 5 प्रोटॉन फोर्स लगा रहा है. तो जितने ज्यादा किसी में प्रोटॉन फोर्स होगा उतना ज्यादा आपका जो साइज है वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. अब एक एग्जांपल और समझिए. मान लीजिए मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ. अब एक लोग खींच रहे हैं तो कम पास आएगा, पर अगर इसे 2-3 लोग मिलकर अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो ज्यादा पास आ जाएगा. सेम यहाँ पे क्या है, उसी एक चीज को, एक इलेक्ट्रॉन्स को 7 प्रोटॉन्स पुल कर रहे हैं अपनी ओर. तो अपनी ओर पुल जो कर रहे हैं उससे उनकी साइज क्या हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी. यानी कि जो साइज इतनी बड़ी थी, जब अपनी ओर खींचा तो इस हैंड को देखिए ये साइज डिस्टेंस क्या हो गया, छोटा हो गया. तो इसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीजेस बिकॉज आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस और प्रोटॉन फोर्स आर इंक्रीजेस. दोनों में कोई भी एक रीजन आप लिख सकते हैं. ठीक है, डिक्रीजेस बिकॉज outermost number of electron or proton force are increases. अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितनी है 1 ऑर्बिट, यहाँ पे कितनी ऑर्बिट है 2 ऑर्बिट. तो देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं. यहाँ पे कितनी है 3 ऑर्बिट, डिस्टेंस बढ़ गया. यहाँ पे कितनी है 4 ऑर्बिट, डिस्टेंस बढ़ गया. तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, इसमें कोई रीजन ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है. सेम समझ में आ रहा है. क्या है, अप टू डाउन में क्या कहते हैं, साइज या रेडियाई आर इंक्रीजेस. रीजन बिकॉज नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट इंक्रीजेस. अब एक बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम लोग क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस लिख सकते हैं. नो. यहाँ पे भी देखिए क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी बढ़ रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, बट कभी भी किसी के भी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता. शेल का बढ़ना डिपेंड करता है साइज पे, और प्रोटॉन का फोर्स अगर ज्यादा है तो साइज कम होगी, प्रोटॉन फोर्स कम है तो हमेशा याद रखिए साइज क्या होगी, आपकी बड़ी होगी. ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी. अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की. रिएक्टिविटी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अगर हम बात करें मेटल और नॉन मेटल की, तो मेटल्स क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटल, और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल. यानी अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 13 तक की जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर मेटल. ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 1 से लेके 13 तक की ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल एंड 14 टू ग्रुप 17 आर नॉन मेटल. ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा. मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से रिएक्शन करते हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रिएक्टिविटी नहीं होती. और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव से भी रिएक्शन कर सकता है, यानी वो मेटल से भी रिएक्शन कर सकता है और खुद अपना निगेटिव टू निगेटिव भी रिएक्शन कर सकता है. तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि रिएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, तो हाउ टू बी इजीली टू लूज द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन, ये आपकी रिएक्टिविटी है. तो रिएक्टिविटी में ध्यान दीजिएगा कौन आराम से रिएक्टिविटी कर लेगा. अब यहाँ पे मेटल टू नॉन मेटल एक टर्मिनोलॉजी है, इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना. अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की तो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 13 तक ये क्या होती है, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है यानी मेटल है ये, तो मेटल में रिएक्टिविटी क्या होगी, पीरियड में 1 से लेके 13 तक रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एंड ग्रुप 14 टू ग्रुप 17 इंक्रीजेस. अब रीजन है ऐसा क्यों, सिंपल रीजन है, बिकॉज स्मॉलर इन साइज. ठीक है, बिकॉज स्मॉलर इन बिकॉज साइज आर डिक्रीजेस. अब अगर हम बात करें सेम एज ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है. ग्रुप में अगर हम बात करें मेटल की पहले, तो मेटल्स का मतलब क्या हो गया, मेटल की टर्मिनोलॉजी क्या है,
जो जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। अब कौन आराम से लूज कर लेगा? अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस ने इसको क्या कर रखा है? टाइटली पैक्ड कर रखा है। हमेशा याद रखिए, आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है उसको टाइटली फोर्स पकड़ा रहता है अपनी ओर, मतलब अट्रैक्ट करता है। अब अगर ये सेम ये मेरा साइज है, तो अब याद रखिएगा जितना स्मॉलर साइज होगा, ठीक है, उसको लूज इलेक्ट्रॉन करने में उतनी ताकत लगानी पड़ेगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसका साइज छोटा है, तो जो अटैकर है जब वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको किसने, प्रोटॉन ने बहुत टाइटली पैक्ड कर रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में टाइम लगेगा। जबकि मैं इसकी बात करूं, इसकी साइज क्योंकि बड़ी है, तो जो अटैकर आएगा, अगर अटैकर इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो वो आराम से इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच सकता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि आप घर पे हो और घर पे मम्मी पापा सब प्रेजेंट है, तो अब आप ये बताइए कि आप अपने दोस्त के साथ पार्टी जाके कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कब करेंगे? मान लीजिए आपके मम्मी पापा, आप कहीं और किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो आपकी दूरी आपके गार्जियन से बढ़ गई, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? जब मर्जी आप पार्टी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, जो बिगड़ने की चांसेस है वो ज्यादा होगी। वही कंडीशन, यानी आपकी रिएक्टिव, बिगड़ना मतलब रिएक्टिविटी, आपकी रिएक्टिविटी की चांसेस बढ़ जाएगी, घूमना टहलना ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कंडीशन है कि साइज आर इंक्रीजेस देन द रिएक्टिविटी आर इंक्रीजेस। मेटल में समझिएगा, मेटल के लिए रूल है कि साइज आर इंक्रीजेस देन रिएक्टिविटी आर इंक्रीजेस। नॉन मेटल के लिए जस्ट अपोजिट, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन लेना होता है किसी से, तो लेने का काम कौन करेगा? देखिए, देने का काम कौन करेगा? देने का काम हमेशा प्रोटॉन का जो फोर्स अगर कम है तो वो आराम से दे सकता है। टर्मिनोलॉजी समझिए, कौन देगा? प्रोटॉन से अगर दूरी आपकी ज्यादा है तो आप आराम से दे सकते हैं। और लेने का काम अगर हम बात करें तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी लेने पर डिपेंड करती है, तो जब ले कब लेंगे? जब लेने का काम प्रोटॉन करेगा, तो जितनी छोटी साइज होगी प्रोटॉन आराम से खींच लेगा दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो अब यहाँ अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में रिएक्टिविटी, ठीक है, अगर मेटल की है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो डिक्रीजेस है ये किसके टर्म में है? ये आपका टर्म है मेटल के लिए, ये मेटल के लिए है। ये टर्म्स किसके लिए है? द टर्म्स ऑफ नॉन मेटल, यहाँ नॉन मेटल की बात हो रही है। अब अगर हम ग्रुप में बात करें, अगर कोई भी एलिमेंट मेटल के फॉर्म में, यानी कौन कौन से मेटल है? ग्रुप 1, 2, 13, ये अगर हम इन्हीं की बात करें, किससे? अप टू डाउन में, तो जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी? इंक्रीजेस। रीजन? बिकॉज साइज आर इंक्रीजेस and proton force decreases। अब दूसरी बात करें हम नॉन मेटल की, तो जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल मतलब कहां से स्टार्ट होगा? मैंने अभी बताया, ग्रुप 14 से 17। जब मैं इन्हीं की बात करती हूँ तो इनमें रिएक्टिविटी क्या होती है? इनमें रिएक्टिविटी, ध्यान दीजिए, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन लेने का काम करना है। नॉन मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले, और लेने का काम कौन करता है? लेने का काम आपका प्रोटॉन करेगा। तो साइज बढ़ रही है तो प्रोटॉन का फोर्स क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। तो डिक्रीजेस, रीजन बिकॉज साइज आर इंक्रीजेस एंड प्रोटॉन फोर्स डिक्रीजेस। नेक्स्ट है आपका ऑक्साइड्स। अब नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग ऑक्साइड के बारे में करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इजी है, थोड़ा सा समझिएगा टर्म्स क्या है। अगर हम बात करें इन अ पीरियड, अब मैंने इनके ऑक्साइड्स बनाए। देखिए ऑक्साइड्स नेचर कैसे हम पता करते हैं। एक कॉमन है, बेसिक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। पहले आप उसका ऑक्साइड्स बनाइए, ऑक्साइड्स बनाने के बाद उसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे, और वाटर से रिएक्शन करने के बाद वो आपको एक बताएगा कि मैं क्या हूँ, बेसिक हूँ कि एसिडिक हूँ। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये है, अगर मैं एग्जाम्पल करूँ तो आपकी बात पीरियड की बात करें तो पीरियड में आपने बेसिक जो सुना हुआ है सोडियम है। अगर हम सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम, या आप इसको ले लीजिए, ठीक है। ये मैंने लिथियम और क्लोराइड का एग्जाम्पल लेके चल रही, तो मैं इसी की बात करती हूँ। पहला एलिमेंट ये हुआ लिथियम, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म Li2O। फिर मैंने ले लिया फ्लोरीन, ऑक्सीजन रिएक्ट विद F2O। अब मैंने इसका रिएक्शन करा दिया वाटर से,
जब आप इसका रिएक्शन वाटर से कराते हो तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है LiOH। ठीक है, मतलब आपका बनाएगा LiOH। ये क्या बनाएगा, ये मेरा बेसिक नहीं बनाता है। अब ये इसका LiOH का मतलब क्या हो गया, बेसिक, यानी इसके ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक इन नेचर। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम पीरियड की बात करेंगे तो आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है और उसके बाद वाटर से रिएक्शन कराना है, तो आप खुद समझ जाओगे कि उसका नेचर कैसा है। तो जो पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट या इन अ पीरियड, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर या नेचर ऑफ ऑक्साइड, सॉरी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आर, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आर डिक्रीजेस। ठीक है, यानी अगर हम इसकी बात करें यहाँ जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो बेसिक नेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी अप टू डाउन की अगर बात करें, अब यानी मेरी ग्रुप की बात होगी, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अप टू डाउन की बात करूं तो मेरा बेसिक नेचर घट रहा है, यानी एसिडिक नेचर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब हम ग्रुप की बात करते हैं। अब ग्रुप में अगर हम बात, रीजन क्या है, रीजन इसके लिए कोई स्पेशल रीजन नहीं है। ठीक है, अब हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में क्या होगा, जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर डिक्रीजेस, यानी ऐसे अगर हम नीचे आए तो अब बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ क्या रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। अब चेक कर लेते हैं, वाटर है मेरा H2, मैंने क्लोरीन का ऑक्साइड बना लिया या मैंने किसी भी क्लोरीन का ऑक्साइड्स बना लिया। तो अगर मैं क्लोरीन का ऑक्साइड्स बना, चलिए मैंने एक ले लिया सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड्स आपने ज्यादा सुना होगा, सल्फर का ऑक्साइड्स हो गया SO2, हाँ या ना। अब इस SO2 का या SO3 का, दोनों से कोई भी ले, मैंने इसका वाटर से रिएक्शन करा दिया, क्या बना, H2SO4, ऐड कर दीजिए, H2S1O3 + 1 4, H2SO4। सबको पता होगा H2SO4 का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर। तो ये याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, अप टू डाउन जाने पर बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, और एसिडिक नेचर क्या होगा, सॉरी, और अप टू डाउन यानी कि जाने पर हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा बट बेसिक नेचर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉमन फिर से समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मैं जब ऐसे जा रही हूँ तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा बेसिक नेचर क्या हो रहा है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आर डिक्रीजेस, यानी कौन सा नेचर बढ़ रहा है, तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हमारी कंडीशन करें अप टू डाउन में, तो बेसिक नेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, वो आपका डिक्रीज होगा। समझ में आता है। अब बात करते हैं मेटालिक नेचर की। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है पीरियड और ग्रुप में। मेटालिक नेचर की बात करें मतलब सॉलिड होने की कैपेसिटी। ठीक है, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि लिथियम ये मेरा कैसा है, सॉलिड है। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, चलिए फ्लोरीन आपने नहीं देखा, ऑक्सीजन देखा होगा। ऑक्सीजन कैसा है, तो ऑक्सीजन गैसियस इन नेचर, तो ये मेरा सॉलिड और ये मेरा क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सॉलिड नेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी सॉलिड नेचर डिक्रीज होना मतलब मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो इन अ पीरियड मेटालिक नेचर डिक्रीजेस एंड सेम एज, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में क्या हो रहा है, देखिए जितनी ज्यादा शेल होगी, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पेज है मुझे उसे फाड़ना है, आराम से इजीली आप फाड़ लोगे। बट अगर वो एक बुक है आपके पास या कॉपी है बड़ी, उसको कट करना है तो उसे फाड़ने में आपको दिक्कत लगेगी, पावर लगानी पड़ेगी। तो सेम एज कंडीशन ये है कि जैसे जैसे शेल बढ़ेगा आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड नेचर क्या इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, साइज आर डिक्रीजेस, रीजन सिंपल है, बिकॉज साइज आर डिक्रीजेस एंड सेम एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप की बात करें तो मेटालिक नेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीजेस। रीजन इंक्रीजेस, रीजन सिंपल, साइज आर इंक्रीजेस, शेल आर लिख लीजिए। ठीक है ना, शेल या ऑर्बिट आर इंक्रीजेस। यहाँ पे आपकी पीरियड और ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। कुछ
कुछ इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स क्वेरीज होती हैं। इन सब के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब